चलो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। सिमरन आवाज आ रही है मेरी यहाँ पे? यस सर। ठीक है। तो हम लोगों का क्या चल रहा था? हम लोगों का चल रहा है यहाँ पे। एक सेकेंड। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस या कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, कुछ भी बोल लो। ठीक है। तो ये बेसिकली कोड है हमारे यूके के अंदर एप्लीकेबल। अब ये कोड बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। तो हमने एक एक करके पढ़े हैं सारे पार्ट्स ना। फोर्थ अभी हम लोगों का पार्ट चल रहा है। ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे यहाँ पे? अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे? अभी हम लोग पढ़ रहे थे ऑडिट, रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल। ठीक है। तो इसके ऊपर बेसिकली हम लोगों के हैं क्या, ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर क्या क्या प्रोविजंस गिवन है वो हम लोगों को देखना है। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑडिट प्रोविजंस क्या क्या है। रिस्क को लेकर के थोड़ा बहुत हो गया था, इंटरनल कंट्रोल्स को लेकर के हो गया था। ठीक है। ऑडिट को लेकर के जो एक मेन प्रोविजन है वो ये है कमिटी बनाने का। ठीक है। कमिटी आपको बनानी है। क्या कहेंगे इस कमिटी को? इस कमिटी को कहेंगे ऑडिट कमिटी। ठीक है। फिर इस कमिटी के बारे में बताया कि भाई इसके मेंबर्स कौन होंगे। मेंबर्स विल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इसके मेंबर्स होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इसका। ठीक है। और भी सारे प्रोविजन है जो हमने कल पढ़े हैं यहाँ पे। ठीक है। तो बोर्ड शुड एस्टैब्लिश an audit committee of independent non-executive directors with a minimum membership of 3 or in the case of smaller companies 2। ठीक है। चेयरमैन बोर्ड का होगा, वो कमिटी का मेंबर नहीं होगा। एक मेंबर के पास रिलेवेंट फाइनेंशियल एक्सपीरियंस होना जरूरी है। कमिटी एज अ होल कॉम्पिटेंट होनी चाहिए रिलेवेंट सेक्टर के बारे में के रेफरेंस में। ठीक है। और मेन काम इनका कमिटी का होगा एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटीग्रिटी को मॉनिटर करना, एडवाइस करना कि भाई फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट जो है और अकाउंट्स जो है वो फेयर हैं, वो बैलेंस्ड हैं, वो अंडरस्टैंडेबल हैं। कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स को रिव्यू करना। इसके अलावा इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल ऑडिट को रिव्यू करना। ये सारे काम हैं इनके। इंटरनल ऑडिट अगर नहीं है टीम, तो ये एनुअली इस बात का असेसमेंट करें कि भाई कि हमारी कंपनी को इंटरनल ऑडिट की टीम की जरूरत है या नहीं, फंक्शन की जरूरत है या नहीं है। ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट और रिमूवल को लेकर के रिकमेंडेशन देंगे। इसके अलावा एक्सटर्नल ऑडिटर्स के इंडिपेंडेंस को कैसे आपने मेंटेन रखा है, ऑडिट प्रोसेस क्या है, उस चीज को ये लोग रिव्यू मॉनिटर करते रहेंगे। इसके अलावा नॉन ऑडिट सर्विसेज के लिए पॉलिसी डेवलप करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारे इनके काम है। और ये सब बातें उनको ऑडिट कमेटी की जो भी काम हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए हैं इन सब चीजों के बारे में उनको ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि भाई अब यहाँ पे और रिस्क को लेकर के क्या क्या प्रोविजन है। रिस्क हमने पढ़ना चालू कर दिया था बट हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे रिस्क, है ना। यहाँ से प्रीवियसली क्लियर हो गया सिमरन, ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था, लिंक हो गया वापस क्या पढ़ रहे थे हम लोग? यस सर। ठीक है ना। तो ताकि इसको फिर फर्दर हम लोग आगे पढ़ना चालू करें। ठीक है। तो नेक्स्ट भी फर्दर जो हमारे प्रोविजंस हैं वो डिस्कस करते हैं रिस्क के बारे में। ठीक है। अच्छा, मैंने उस दिन काफी डिटेल डिस्कशन रिस्क को लेकर के कर लिया, तो मैं वो डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा। बट रिस्क मींस वो सब इवेंट्स जिनसे कि कंपनी के बिजनेस को रिस्क है। ठीक है। वो सारे सर्कमस्टांसेस जिनसे कि कंपनी के बिजनेस को रिस्क है, तो उस रिस्क को आइडेंटिफाई करना। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आप उसको कैसे मैनेज करते हो, ये सारे काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होते हैं। बोर्ड ये सारे काम करता है। ठीक है। तो अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड में यहाँ पे प्रोविजन हमने बना दी कि भाई बोर्ड को असेसमेंट करना है, कंट्री के इमर्जिंग एंड प्रिंसिपल रिस्क का असेसमेंट आप करेंगे। ठीक है। इसके अलावा
ये जो असेसमेंट आप करोगे इसके बारे में सभी जानकारी आपको एनुअल रिपोर्ट में देनी पड़ेगी कि भाई कैसे आपने ये असेसमेंट किया, अगर आपने असेसमेंट किया तो क्या प्रिंसिपल रिस्क आपने आइडेंटिफाई किए, उनका डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है, इमर्जिंग रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर्स आपके पास हैं, और इसके अलावा कैसे आप इन रिस्क को मैनेज करते हो, कैसे मिटिगेट करते हो, ये सब चीजें आपको एनुअल रिपोर्ट में बतानी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा बोर्ड शुड मॉनिटर द कंपनीज रिस्क मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एटलीस्ट एनुअली। इसके अलावा बोर्ड को कंपनी के रिस्क मैनेजमेंट की जो प्रोसीजर्स है और इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं इनको एनुअली एक बार शुड मॉनिटर द कंपनी एटलीस्ट एनुअली। तो इनको मॉनिटर तो आपको पूरे साल में करना ही है और एटलीस्ट एनुअली आपको इनको एक बार रिव्यू करना है ताकि carry out a review of their effectiveness and report on that review in the annual report। तो आपको एनुअली एक बार इनको रिव्यू करना चाहिए, ठीक है ना, रिव्यू ऑफ देयर इफेक्टिवनेस कि मतलब वो इफेक्टिव हैं जो आपने प्रोसीजर्स बनाए हैं रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को, टिल टुडे दे आर इफेक्टिव और नॉट इफेक्टिव, तो उसका रिव्यू आपको एनुअली एक बार करना है और उसके ऊपर जो रिपोर्ट है वो आपको एनुअल रिपोर्ट में देनी पड़ेगी। और ये मॉनिटरिंग जो आप करते रहेंगे, देखो मॉनिटरिंग तो होगी पूरे साल और रिव्यू आपको साल में एक बार करना है, दोनों चीजों में फर्क है ना। मॉनिटरिंग मतलब आप उनको देखना तो पूरे साल में ही है, लेकिन जो रिव्यू आप करेंगे वो आपको एटलीस्ट एक बार एनुअली करना चाहिए। तो ये मॉनिटरिंग आप करते हैं या रिव्यू आप करते हैं, रिव्यू शुड कवर ऑल मटेरियल कंट्रोल्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल ऑपरेशनल कंप्लायंस कंट्रोल। तो किस सभी तरह के कंट्रोल्स जो हैं उनको आपको मॉनिटर और रिव्यू करना है, चाहे वो आपके फाइनेंशियल कंट्रोल्स हो, चाहे ऑपरेशनल कंट्रोल्स हो, कंप्लायंस कंट्रोल। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है, यस और नो, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सिमरन। The board should state whether it consider it appropriate to adopt a going concern basis of accounting in preparing the financial statement and identify any material uncertainties to the company's ability to continue as a going concern to do so over a period of at least 12 months from the date of approval of the financial। देखो रिस्क के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि इन लोगों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड क्या कह रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड कह रहा है कि भाई रिस्क समथिंग क्या होता है, रिस्क का मतलब क्या होता है, जो हमने डिस्कशन किया, रिस्क मींस कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंस या इवेंट जिससे बिजनेस को लॉस होने के चांसेस हो। अब वो लॉस कम भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जो भी बात है देखो। और अगर कंपनी को लॉस होगा तो देखो किसी भी रिस्क से अगर लॉस हो रहा है तो उसका एक मेजर कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि कंपनी किस चीज के ऊपर आएगा, कंपनी के गोइंग कंसर्न पे आएगा ना इम्पैक्ट उसका। इट विल गोइंग टू इम्पैक्ट द कंपनी गोइंग कंसर्न, यस और नो। अगर रिस्क की हम बात करते हैं तो कोई रिस्क का मतलब क्या है, इट मींस दैट देयर मे बी अ चांसेस ऑफ लॉसेस इन द फ्यूचर। तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा वो बेटा कंपनी के गोइंग कंसर्न के ऊपर आएगा, है ना। अगर कोई बड़ा नुकसान आपका हो सकता है ना भाई, यस और नो, हाँ या ना। Yes, sir. तो आपका गोइंग कंसर्न के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो इन्होंने एक प्रोविजन बनाया जिसमें इन्होंने इस प्रोविजन के अंदर क्या बोला कि भाई कंपनी को जो रिस्क असेसमेंट आप कर रहे हो उस असेसमेंट में एक असेसमेंट ये करना है whether it consider it appropriate to adopt the going concern basis of accounting in preparing the financial statement, identify any material uncertainties to the company's ability to continue to do so over a period of 12 months। तो आपको अगले नेक्स्ट 12 मंथ्स का असेसमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि देखो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सोच करके बनाते हैं, इट इज प्रिंसिपल और नॉट, इट इज अ वेरी बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो ये कहता है कि भाई आप अकाउंटिंग ये मान के करेंगे कि आपको आपकी कंपनी जो है, आपका बिजनेस जो है वो गोइंग कंसर्न है, यही मान के करोगे, यस और नो। Yes, sir. सो इट इज अ वेरी बेसिक अजम्पशन। तो क्या ये अजम्पशन आज के दिन पे वैलिड है या नहीं? आपने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं तो क्या आप गोइंग कंसर्न बेसिस को आज अप्रोप्रिएट मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है, इट कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट टू अडॉप्ट, क्या आप इसको अप्रोप्रिएट मानते हो क्या? एंड आइडेंटिफाई एनी मटेरियल अनसर्टेनिटीज टू द कंपनीज। लेकिन
ये असेसमेंट हम लोगों का लिमिटेड टू 12 मंथ्स है, 12 महीने तक के लिए करने के लिए बोला है। मतलब आप एक असेसमेंट करोगे अगले 12 महीने तो एटलीस्ट हम लोगों के बिजनेस को कुछ नहीं होगा। 12 महीने जो है वो नेक्स्ट एज अ गोइंग कंसर्न हम लोग रहेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ दी। तो जिस दिन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कर रहे हो उससे 12 महीने नेक्स्ट हम लोगों की कंपनी को कोई ऐसा, हमारी नजर में ऐसा कोई सर्कमस्टांस एंड इवेंट नहीं हमको लग रहा है कि जिससे कि, या कोई ऐसा रिस्क नहीं है जिससे कि हमारी बिजनेस के रन करने के ही चांसेस खत्म हो जाए, कंपनी बंद हो जाए, वो सब नहीं है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये इन्होंने एक मेजर पॉइंट बोला है। तो बोर्ड शुड एक्सप्लेन इन द एनुअल रिपोर्ट, और ये जो काम हमने आपको दिया, दिस वर्क, जो भी आप ये काम करेंगे, ये इसका एक्सप्लेनेशन इसके बारे में रिपोर्टिंग एनुअल रिपोर्ट में होगी। तो बोर्ड को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई एनुअल रिपोर्ट में कैसे उसने ये इट हैज एक्सेस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी, or what period it has done, so why it is considered that period to be appropriate। तो ये आपको एनुअल रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि भाई कैसे आपने असेसमेंट किया, कंपनी का प्रोस्पेक्ट्स जो है वो कैसे आपने असेस किए, किस पीरियड के लिए किए, और आपको ये पीरियड क्यों अप्रोप्रिएट कर रहा है, क्योंकि लीज हमको 12 महीने का करना है। तो अगर 12 महीने के लिए किया या उससे ज्यादा के पीरियड के लिए आपने अगर ये असेसमेंट किया है, तो आपको ये पीरियड, वो व्हाट पीरियड इज देन व्हाई कंसीडर्ड अ पीरियड टू बी अप्रोप्रिएट, तो क्यों आपको ये अप्रोप्रिएट लगा, ये आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो, ये चीज? यस सर। The board should state whether it has reasonable expectation the company will। इसके अलावा बोर्ड को अपनी एनुअल रिपोर्ट में ये भी बताना है कि वो रीजनेबल ये एक्सपेक्ट करता है कि कंपनी विल एबल टू कंटिन्यू ऑपरेशन मीट इट्स लायबिलिटी एज दे फॉल ड्यू ओवर द पीरियड ऑफ देयर असेसमेंट। सो से फॉर एग्जांपल कि आपने असेसमेंट किया नेक्स्ट 12 मंथ का, तो बोर्ड को ये बताना है कि भाई इन 12 महीने के अंदर कंपनी अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने की में सक्षम रहेगी, इट विल गोइंग टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन, और अपनी लाइबिलिटीज जो भी उसके ऊपर इस पीरियड में आएंगी, उन पीरियड्स को, उस पीरियड को पूरा करने में वो पूरी तरीके से एबल है, ये आपको स्टेट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? तो ये जो असेसमेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज कि भाई आप बोर्ड के ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने यहाँ पर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड ने डाली वो ये डाली, तो इस तरीके का एक असेसमेंट आपको करना है कि कंपनी एज अ गोइंग कंसर्न बेसिस जो है वो है या नहीं है, ये असेसमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। अब इस चीज को आप यहाँ अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अभी एज ऑडिटर आपका कोई काम नहीं है, ये काम तो किसका है, ये कौन करेगा असेसमेंट की कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं। ये असेसमेंट 12 महीने का जो एटलीस्ट करना है, किसको करना है, ये हमको नहीं करना ना, कौन करेगा ये? कौन करेगा सिमरन ये? क्या हुआ सिमरन, नहीं समझ में आया तो बता दो भाई, ये असेसमेंट करेगा कौन, हम तो करेंगे नहीं, कौन किसको करने के लिए बोला है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये असेसमेंट करने की? सिमरन आवाज आ रही है या नहीं आ रही है?